तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 226 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग उस बंदे के सामने झुक गया होता है क्योंकि वो सेक्टर लॉर्ड का बंदा होता है, और अब फिर लूफेंग के सामने एक बुल टाइप डेमन आता है जो कि एक वाइल्ड बीस्ट होता है। और अब फिर हमें यह बताया जाता है कि उसकी पोजीशन यहाँ के उस बंदे से भी ऊपर है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वाइल्ड बीस्ट इनकी ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में पोजीशन बहुत ही लो होती है, क्योंकि जैसे ही उन्हें देखा जाता है उन्हें पालतू बना दिया जाता है। वहां पे उसको मार के उसके बॉडी से मटेरियल्स निकाल के वेपन्स बनाया जाता है, और ऐसा ही धरती पे भी हुआ करता था। अब फिर लूफेंग को विश्वास नहीं होता कि ये वाइल्ड बीस्ट क्यों नहीं यहाँ पे इतने हाई पोजीशन पे है, वो भी अनडाइंग श्रेणी में। यहाँ पर तो ये अनडाइंग बैंग भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा है। और अब फिर लूफेंग उसकी तरफ देखने लगता है, उसके सामने झुक जाता है और बोलता है रॉड क्यून्यू। और अब फिर उस वाइल्ड बीस्ट क्यून्यू को दिखाया जाता है जो कि लूफेंग की तरफ ही देख रहा होता है। हमें तभी वहां पे लूफेंग की तरफ गुस्से में देखता है, उसके नाक से बर्निंग वेव्स निकल रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से प्रेशर निकलता है जो कि लूफेंग के डायरेक्ट सोल पे हिट करता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सोल पे कोई भारी हथौड़ा मार दिया होगा। यहाँ पे लूफेंग का पूरा सर पसीने से भीग गया होता, वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर वहां का कैप्टन नंबर 1 चिल्लाकर कहता है लॉर्ड क्यून्यू 97 अभी क्लाउड लेवल पे ही है। अब हमें उस लॉर्ड क्यून्यू जो कि बुल होता है उसको दिखाया जाता है जो कि हामी भरता है और प्रेशर को गायब कर देता है। और यहाँ पे क्यून्यू बोलता है कि ये 97 इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ पर इसकी स्ट्रॉन्ग किलिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वो उसको 2 ब्लड रिवर क्रिस्टल देता है और कहता है ये मेरे तरफ से गिफ्ट से लो, यहाँ पे तुम इसको एब्जॉर्ब करो, और जब तुम अपने दोनों क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लोगे तो फिर मुझसे तीसरा मांगने आना। फिर लूफेंग के सामने 2 प्रिज्म शेप्ड क्रिस्टल आ जाते हैं जो कि ब्लड रिवर क्रिस्टल होता है। और लूफेंग ये देखकर आंखें चमक उठती है और अपने हाथों को बढ़ाकर उसे ले लेता है। वो यहाँ पे कैप्टन कहता है कि तुम्हें लॉर्ड क्यून्यू का शुक्रिया कहना चाहिए, और लूफेंग भी उसके सामने झुककर थैंक यू बोलता है, और वहां से वो बंदा निकल जाता। और हमें यहाँ पे लूफेंग को दिखाया जाता जहाँ पे वो वाइल्ड बीस्ट क्यून्यू को निकलते हुए जाते हुए देखता, और यहाँ पे वो सोचता है कि इसकी प्रेशर और स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है, जैसा कि कैप्टन ने मुझे कहा था कि ये ब्लड गॉड बाकी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सच हो गया है। अब फिर लूफेंग अपने उस क्रिस्टल को लेके कहता है कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है मेरे इस क्रिस्टल को रिक्वायर करने के लिए। और वो कहता है कि जब मैं स्वैलो माउंट सिटी में था तो मेरे पास टोटल 14 क्रिस्टल थे, वहीं पे मैंने 3 रॉक ब्रदर्स से लिए थे, वहीं पे एक प्योर फेदर ताउ से, वहीं पे अनड्राइंग स्टोन इवॉल्व से मैंने 10 हासिल किए थे। अब फिर जब मैं एंशिएंट गॉड रून्स में आया था तो वहां पे मैंने 4 जीनियसेस से इनकाउंटर किया था जो कि अनडाइंग स्टोन के थे। वहां पे मैंने उसमें से एक को मार दिया जिसमें से मुझे एक और क्रिस्टल मिल गया, और मेरे पास अभी टोटल 15 क्रिस्टल है, और साथ में एक यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 2 और मिल गया। अब फिर हमें नंबर 1 को दिखाया जाता है जो कहता है 97 तुम जब तक चाहो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, और जितना चाहते हो उतना एब्जॉर्ब कर लेना, ये सप्लाई लॉर्ड क्यून्यू तुम्हें जरूर देंगे। वो कहता है कि तुम्हें हमारे ब्लड गार्ड्स में से अभी 5 ही बंदे ऐसे हैं जो कि 3 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाए, और वो एब्जॉर्ब करके ब्लड वॉरियर बन चुके हैं। मैं इस आशा करता हूँ कि तुम भी ऐसा कर पाओगे। अब लूफेंग भी हामी भरता है और वो क्यूरियोसिटी से पूछता है कि ये ब्लड रिवर क्रिस्टल मैं जितना चाहूँ उतना मांग सकता हूँ। तो ये सुनकर नंबर 1 कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ये क्रिस्टल यहाँ के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट का एक ट्रेजर है, यहाँ पे एक बंदे को उतना ही दिया जाता है जितना कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ये नहीं कि जितना मर्जी उन सबको दे दो, क्योंकि यहाँ पे 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने पे ही एक ब्लैक वॉरियर बना जा सकता है, और अभी की मर्तबा जितने लॉर्ड क्यू ने तुम्हें क्रिस्टल दिए हैं वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। अब लूफेंग भी हामी भरता है क्योंकि अभी के लिए लूफेंग के लिए उतना ही काफी था। अब फिर लूफेंग नंबर 1 से पूछता है कि आगे मुझे क्या करना है, और अब फिर नंबर 1 उससे कहता है कि तुम सुनो,
तुम्हें यहाँ पे सब कुछ पता रहना चाहिए। और वो कहता है कि अभी के मर्तबा तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में एक आइसोलेट पैलेस को ढूंढना होगा और यहाँ पे तुम सबको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें 100 किलोमीटर के अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। और अब फिर भी लू फेंग स्माइल करते हुए इसको मान जाता है और यहाँ से नंबर 1 चला जाता है और हमें सीन चेंज कर पैलेस लेवल 3 ट्रेनिंग रूम 97 को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग का कमरा होता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रॉन्ज आर्मर और कम्युनिकेशन डिवाइस को पहने हुए होता है। अब फिर वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को देखता है जो कि एक फिक्स सिस्टम होता है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अर्थ के कम्युनिकेशन वॉच के ही जैसा था। अब फिर लू फेंग अपने माइंड में थॉट को प्योर करता है जहाँ पे वो कहता है कि ब्लड गॉड क्यू की वाइल्ड बीस्ट क्यूनी 96 ब्लड गार्ड्स, यहाँ पे अगर मैं जितने भी अकॉर्डिंग है डाटा के मुताबिक यहाँ पे ब्लड गॉड बाकी एक सेक्टुलर पाइनिकल बंदा है जिसने 8 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया है और ये 1 2 ईयर्स में से एब्सोल्यूट जीनियस माना जाता है इस अनडाइंग श्राइन में। और इसी के कारण इसकी रैंक भी बहुत ही ऊपर है। वहीं पे अगर वाइल्ड बीस्ट क्यूकी की देखा जाए तो वो बाकी से भी स्ट्रॉन्गर है, जैसे कि वो एक बाकी का ही भाई हो और यहाँ का वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है पावर के मामले में। और फिर 96 ब्लड गॉड गार्ड्स के बारे में देखता है जिनके टैलेंट्स की बात करें तो उनमें से 2 सेक्टर लॉर्ड के थे, वहीं पे 94 डोमेन लॉर्ड के थे। और अब फिर लू फेंग समझ जाता कि उसे क्या करना चाहिए और फिर लू फेंग इन सबको अनुमान लगा के समझ जाता कि ये लोग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। इसी के मर्तबा मैं जब ह्यूज पिट क्वार्टर्स में था तो वहां पे मैंने किसी भी वॉरियर्स को डिस्कवर नहीं किया क्योंकि ये सब ब्लड गॉड बाकी के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे थे और ये ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। अब फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि अभी के मर्तबा तो मैं अभी गार्ड बन चुका हूँ तो मुझे रिलैक्स होना चाहिए। फिर लू फेंग अपने ब्रॉन्ज आर्मर बूट्स को पहन लेता है और वहां पे 5 स्लिट हाउस इंटर हो जाते हैं में से पहला 12, 1933, 78, 83 होता है जो कि लू फेंग उनसे पहले ही मिल चुका होता है। और अब फिर वहां का लॉर्ड क्यू आता है जो कि कहता है कि तुम्हारे ट्रेनिंग रूम तुम सबको दे दिए गए हैं। और वहां पे नंबर 12 को दिखाया जाता है जो कहता है कि ओल्ड रूल्स के मुताबिक लॉर्ड क्यू ने तुम्हें 2 क्रिस्टल दिए, तो लू फेंग भी हामी भरता है। और अब फिर 97 से वो कहता है कि क्या तुमने कोई भी क्रिस्टल पहले ऑब्जर्व किया था, तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैंने पहले एक ऑब्जर्व कर लिया था। और अब फिर लू फेंग यहाँ पे अपने सारे बैकग्राउंड और इन सारी चीजों के बारे में सोच रखा था कि अगर यहाँ से उसको पूछा जाए तो यहाँ पर वो उन सारे सवालों का जवाब दे सके। अब फिर यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे हमें बीस्ट के रैंक के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है जिनमें से फर्स्ट विच ग्राउंड लेवल होता है मैच्योरिटी में, वहीं पे सेकेंड लेवल स्काई लेवल होता है, थर्ड में क्लाउड लेवल, फोर्थ में डोमेन लेवल और यहाँ पे 12 ने सारी चीजें उसको बहुत ही जल्दी से समझा दिया होता है। वो कहता है कि अगर बात करें हमारे लॉर्ड क्यून्यू की तो वो 4th कैटेगरी में आते हैं और वो पैदा ही हुए तो डोमेन के साथ, एक गोल्ड डोमेन के साथ। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा कैटेगरी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग ज्यादा ब्लड लाइन और एक्सेप्शनल बॉडी होगी। और वो कहते हैं कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि हमारी ब्लड रिवर क्रिस्टल यहाँ पे सिर्फ फ्लेश और ब्लडी लिविंग क्रिएचर्स को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब कि ये हुआ कि जिसके पास भी फ्लेश और ब्लड मौजूद है वो इसे एब्जॉर्ब करता है कि ह्यूमंस के साथ वाइल्ड बीस्ट भी इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और यहाँ पे वो ऐसे ही कई सारी चीजें बताता है। अब ये सुनकर लू फेंग के दिमाग में कुछ चमकता कि क्या कोई भी क्रिएचर जिसके पास फ्लेश और ब्लड लिविंग क्रिएचर है वो इसको यूज कर सकता है। तो नंबर 1 कहता है कि हम तुम्हें ये जानना चाहिए ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सके। और यहाँ पे वो बताते हैं कि वो भी नॉर्मली ह्यूमंस के जैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो भी इनके बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। और अब फिर वो बताते हैं कि उन्हीं जो कि 4th कैटेगरी में आते हैं हाई लेवल बेस्ड में, वो अपने मेटल में प्रोफिशिएंट। और यहाँ पे वो आगे क्या आता है कि कोई वाइल्ड बेस्ड क्यूनिंग की जैसा होगा वो एटलीस्ट 3 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाएगा, लेकिन हमारे लॉर्ड क्यूनिंग वो एक्सेप्शनल है, उन्होंने ऑलरेडी 12 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है और ऑलरेडी वो सेक्टर लॉर्ड के पाइनेकल बंद है, इसी कारण उनकी पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है, वहां पे सब चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो पांचों उससे पूछते हैं 97 क्या हुआ, तो लू फेंग वहां से बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शॉक हूँ क्योंकि मैंने जितनी किताबों से पढ़ा था यहाँ पे मैंने ऐसे कई सारी चीजें थी कि यहाँ पे कई सालों में ब्लैक वॉरियर नहीं दिखा गया है। यहाँ पे ब्लैक वॉरियर बनना ही एक लेजेंड के मुताबिक है, कोई भी उसको जल्दी नहीं देख पाता है। और मुझे विश्वास नहीं होता कि लॉर्ड क्यून्यू 12 ब्लड रिवर क्रिस्टल को पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ह्यूमन और बेस्ट अलग अलग होते हैं और इसलिए तुम्हें इस पॉइंट से कोई जेलस होने की जरूरत नहीं।
और अब फिर यहाँ पे सब चीज समझाने के बाद वहां पे वो पांचों निकल जाते और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनिंग रूम में ही होता है और वो अपने दरवाजे को बंद कर देता है। तो वहां पे वो खुशी से झूम उठता है और वो कहता है माय गॉड। और यहाँ पे लू फेंग अपने आप से कहता है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ है, सच में बेवकूफ है, आखिर मैं ये कैसे नहीं सोच सकता हूँ। और वो अपने मुट्ठी को बंद करते हुए जोर से दहाड़ता और कहता है कि यहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर जिसके पास ब्लड और फ्लेश से वो इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ऐसा है तो मेरी गोल्डन हॉर्न बेस्ट भी इसको एब्जॉर्ब कर सकते। लू फेंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि बात करें ह्यूमन बॉडी की तो वो क्रिस्टल डेथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात करें गोल्डन हॉर्न बेस्ट की तो ना जाने वो कितने एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और वो कहता है कि मैंने सुना है कि जितनी ज्यादा हायर लेवल बॉडी होगी उतना ही आसानी होता है उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए, स्पेशली जो कि मेटल टाइप में प्रोफिशिएंट है। और यहाँ तो लू फेंग की गोल्डन हॉर्न बेस्ट भी मेटल को ही खाती है, तो लू फेंग के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने था। और अब फिर लू फेंग यही सोचता कि अगर वाइल्ड बीस्ट क्यों नहीं अपने 12 ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकता है तो पता नहीं मेरे गोल्डन हॉर्न बेस्ट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे लू फेंग अपने खुशी को सप्रेस नहीं कर पाता है और यहाँ पे उसे पता था कि उसका गोल्डन हॉर्न बेस्ट एक ओरिजिनली स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड होने वाला था। और जब लू फेंग अपने ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ना जाने उसके बॉडी में कौन से चेंज होंगे और कितनी ज्यादा उसको पावर मिलेंगी। और फिर हमें सीन चेंज के पैलेस लेवल 3 को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ऑलरेडी ब्रॉन्ज आर्मर में ड्रेस अप हुए हुआ था है। फिर वो अपने पैलेस एंट्रेंस से बाहर निकलता है। लू फेंग सामने एक ह्यूज पिट क्वार्टर्स को देखता है जहाँ पर रेड किलिंग और चारों तरफ फैली हुई थी और अब फिर लू फेंग आगे की तरफ बढ़ जाता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग के पास दो बंदों की आवाज आती है जहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है जो लू फेंग को बुलाते हैं। अब फिर यहाँ पे वो कहते हैं 97 क्या तुम अपने ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ रहे हो? तो लू फेंग कहता है कि हाँ कैप्टन, मैं पिछले 2 सालों से अपने ट्रेनिंग अकेले कर रहा हूँ माउंटेन वॉल में, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर हूँ अपने ट्रेनिंग को करने के लिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अच्छे से याद रखना होगा कि तुम्हें और भी ज्यादा आगे नहीं जाना है और अच्छे ध्यान से रहना, खुद को बचाए रखना। अब यहाँ पे उनकी बात मेंटली हो रही थी और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो दोनों भी बंदे जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं वही सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं। और यहाँ पे वो लू फेंग को आगाह कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी खतरा मोल मत लेना, वहां जैसे ही खतरा होगा निकल जाना। तो लू फेंग भी कहता है कि ठीक है, यहाँ पे जैसे ही खतरा होगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब पे में सीन चेंज के वहां के ह्यूज पीट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बंदे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये 97 तो सच में गिफ्टेड बंदा है, लॉर्ड भी इसके फेवर करते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको लॉयल बनना होगा हमारे ब्लड गॉड गार्ड में। यहाँ पे नंबर 2 को दिखाया जाता है जो कहता है कि जितने की मर्तबा मैं अभी देख रहा हूँ 97 अभी पूरी तरह से सबमिटेड नहीं है लॉर्ड के प्रति। और नंबर 1 भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, अभी के मर्तबा लू फेंग अच्छे से अपने मास्टर को नहीं माना है। अब यहाँ पे ये सब निष्कर्ष निकालने के बाद वो सब फैसला करते कि वो लोग लू फेंग पे नजर रखेंगे और अगर लू फेंग ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो लू फेंग को वहीं पे मार देंगे। फिर हमें सीन चेंज कर एंशिएंट गॉड ड्रीम्स ह्यूज पिट क्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहां पर ग्रीन लाइट पियर्स होती है उस केव में और वहां पे बहुत सारी एनर्जी कंडेंस होती है। और लू फेंग वहीं पे आता है। लू फेंग अपने ब्रेसलेट में देखता है जहाँ पे वो कहते हैं कि इस कम्युनिकेशन डिवाइस का पर्पज ही है मुझे ट्रैक करने के लिए। और वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर से दूर चला गया या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो सारे ब्लड गॉड मेरे अटेंशन को समझ जाएंगे और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा और इसलिए मैं यहाँ के बेनिफिट्स को नहीं उठा सकता हूँ और मेरा भी कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने का। और वो क्या था कि मुझे अभी लोअर रहना पड़ेगा ब्लड गॉड गार्ड होने के नाते। और लू फेंग एक स्माइल पास करता है, हमें दिखाया जाता है लू फेंग अपने हाथों को फ्लिप करता है जिसमें से उसमें पाल में एक स्पेस रिंग और ब्लैक स्टोन अपीयर होता है। ब्लैक स्टोन एक मोसा बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। वहीं पे लू फेंग ने अपने हाथों में 15 ब्लड रिवर क्रिस्टल को लिए हुए होता है जहां से लू फेंग ने तो 14 स्वैलून माउंट सिटी से एक्वायर किया होता है, वहीं पे 2 क्यूनिन ने दिया हुआ होता है। फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 एब्जॉर्ब हो चुका है
और यहाँ पे मेरे पास 15 बाकी। लू फेंग क्या था, चलो इसको शुरू करते। लू फेंग उस स्पेस रिंग को टच करता है जिसके मतलब वो गायब होके वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में आ जाता है। मैं सीन चेंज कर इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंडलेस गोल्ड मिस्ट मौजूद होती है। वहाँ पे कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज जो कि 10 किलोमीटर लंबा मौजूद होता है और इसी के बीच लू फेंग अपीयर होता है जो कि अभी लू फेंग अपने ब्लैक कॉटर लू फेंग होता है और उसके हाथों में स्पेस रिंग होता है। उसी में 15 क्रिस्टल भी मौजूद थी और लू फेंग अभी उन सबको ले आया हुआ होता है। और यहाँ पे लू फेंग क्या आता है कि मेरे पास 15 ब्लड रिवर क्रिस्टल है जो कि मिस्टीरियस क्रिस्टल है और इसको वही एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिसके पास फ्लैश और ब्लड ड्राइव फॉर्म हो सकती है। और यहाँ पे मेरी मोसा क्लैन उसके पास कोई भी ब्लड और फ्लैश मौजूद नहीं है और इसी के कारण मैं इस ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर तभी वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट आ जाता है जिसकी बॉडी ऑलरेडी 60 किलोमीटर लंबी हो चुकी होती है और वहां पे उसके चारों क्लाव वो दोनों भी ठीक हो चुके होते हैं, 6 किलोमीटर ठीक हो चुके होते हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो चारों हेवनली पिलर्स। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वहाँ का गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एक पंजा ही पूरे हिमालय माउंटेन से भी बड़ा है। फिर यहाँ पे उसकी तरफ देखा जाता है जो कि बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा था और यहाँ पे लू फेंग की बॉडी अभी बाहर थी। वहीं पे लू फेंग की इंटरनल वर्ल्ड में अभी लू फेंग की मोसा क्लैन की लू फेंग की बॉडी होती है और अब फिर यहाँ पे कई सारी चीजें होती हैं जिसको मैं स्किप करता हूँ, वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अब फिर हमें यहाँ पे सिंचन के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके सामने वही ब्लड रिवर क्रिस्टल होता है और यहाँ पे लू फेंग उस ब्लड रिवर क्रिस्टल को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है और अभी के मर्तबा वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था। तो लू फेंग को ये फीलिंग पहले भी हो चुका था क्योंकि लू फेंग ने इसको पहले भी एब्जॉर्ब कर दिया है। यहाँ पे लू फेंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी जैसे उसको एब्जॉर्ब करती है वहां की स्लैश, वहां की बोन्स, हर एक चीज उसमें बदलाव होने लगती है और एक ही झटके में वहां के फर्स्ट क्रिस्टल सक्सेस हो जाता है। लू फेंग को दिखाया जाता है और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। लू फेंग अपने स्पिरिट एनर्जी से पूरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हर एक बॉडी पार्ट को स्कैन करता है। वो अभी के मर्तबा बहुत ही शौक होता है, वो कहता कि ये कैसे हो सकता है, आखिर उसकी राइट क्लाव ही चेंज कैसे हुई है। यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कोई भी बॉडी में बदलाव नहीं हुआ है। लू फेंग ने अभी फर्स्ट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग ने जब फर्स्ट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था तो उसके पूरी बॉडी में बदलाव हुआ था, लेकिन अब की मर्तबा यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपने उस ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया तो उसके सिर्फ एक ही पंजे में बदलाव हुआ है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि डैम इट, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा मत कहना कि यहाँ पे इसकी बॉडी के कारण हुआ है क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी बहुत ही बड़ी है और ये ऐसा ही जैसे कि एक बंदा एक बड़े से बाथटब में बात कर रहा हो। यहाँ पे वो कहता है कि अभी ऐसा हो सकता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी बहुत ही बड़ी है और इसकी मसल्स, बोन्स, सेल हर एक बड़ा नंबर्स में है। इसी के मर्तबा मुझे बहुत ज्यादा ब्लड रिवर क्रिस्टल की जरूरत होगी अपने पूरे बॉडी को ग्रो कराने के लिए। फिर हमें सिंचन्स को लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर पहले ही उसकी क्लॉ की 20 से 30% बढ़ चुकी होती है और फिर लू फेंग कहता है चलो ऐसा है तो मैं अपने फेस से सेकंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता हूँ और मैं इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने उसी सेकंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और जबकि मर्तबा लू फेंग सेकंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी पावर पहले के मुकाबले 50% बढ़ चुकी होती है और बाकी की बॉडी वैसी हुई होती है। फिर लू फेंग कहता है कंटिन्यू करूंगा और फिर लू फेंग थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाता है और जबकि मर्तबा लू फेंग थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर देगा तो उसके पास टाइटल ब्लड वॉरियर का मिल जाएगा। ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, लू फेंग भी इसको जानता था। फिर लू फेंग अपने थर्ड क्रिस्टल को अपने पाल में ले लेता है, उसको अपने ब्लड को फ्रेश करता है, उसमें फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है वहां पे एब्जॉर्ब करने के दरमियान लू फेंग को पेन भी होता है और अभी के मर्तबा गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पेशल कंट्रोल एबिलिटीज थी जिसके मर्तबा वो अपने एरिया के पेन के बॉडी में जिस हिस्से में पेन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे लू फेंग ने थर्ड क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के भी ऊपर मिस्टीरियस एनर्जी उसके स्केल्स पे एक इनकार्विंग बनने लगता है जैसा कि लू फेंग के चेस्ट पे बना था। जहाँ पे फर्स्ट क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने पे वहां पे इनकार्विंग बहुत बहुत छोटी थी, वहीं पे सेकंड पे ये थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, डबल साइज की और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी और अभी के
मरतबा थर्ड पॉइंट पे देखा जाए तो इसकी इनकार्विंग्स और भी ज्यादा कंप्रेस हो गई है और यहाँ पे पूरी तरह से परफेक्ट बॉडी हो चुकी थी। फिर हमें रंबल दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट ने गोल्डन ओरिजिन लॉ एनर्जी को मूव कर लिया होता है और लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बेस्ट ने अपने राइट पंजे से स्लैश मारा होता है जिसकी टेरिफाइंग पावर इतनी होती है कि जितने भी माउंटेन रेंजेस होते हैं वो सारे बिखर चुके होते हैं, वो टूट जाते हैं। और फिर लू फेंग अपने थर्ड क्रिस्टल को भी यहाँ सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लेता है। लू फेंग यहाँ पे फोर्थ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फिर हमें यहाँ पे कई सारी चीजें बताती है जो कि आपको पहले से ही पता है, तो इसको भी मैं स्किप करता हूँ। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बेस्ट ने फोर्थ क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और इसके बाद उसमें मिस्टीरियस एनर्जी उसके राइट क्लॉ में फ्लो करने लगती है, उसकी ब्लड रेट इनकार्विंग और भी ज्यादा ग्रो करने लगती है जिसमें टाइम इनकम्प्रिहेंशन पावर और भी बढ़ने लगती है। यहाँ पे लू फेंग पांचवें क्रिस्टल की ओर बढ़ जाता है जहाँ पे पांचवें क्रिस्टल में भी वैसे इनकार्विंग बनने लगती है और भी ज्यादा कम्प्लेक्स होने लगती है। यहाँ पे उसकी यूनिवर्स ऑरिजिन लॉ और भी बढ़ने लगती है, ऐसे करके 6, 7, 8 ऐसे करके एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि और यहाँ पे फिर हमें लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने ऑलरेडी 9 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। लू फेंग ने फिर से 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन होता जिसने अपने 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया होता तो वो आराम से एक ब्लैक वॉरियर बन सकता और ऐसा ही मर्तबा इस ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में ये एक लेजेंड के मुताबिक माना जाता है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि कौन जानता कि आखिर में इस 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव होगा। और लू फेंग कहता तो चलो शुरू करते हैं। और फिर लू फेंग अपने शार्प क्लाउस से अपने राइट पैन पे स्क्रैच मारता है जहाँ पे उसमें से खून निकलने लगता है। उस क्रिस्टल को अपने वाउंड पे लगा देता है जिसके मर्तबा वो वाउंड पे उस स्पेस एनर्जी जाने लगती है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते समय लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बेस्ट के बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब पहले के मर्तबा ये उतना दर्द नहीं था लेकिन ये 10 क्रिस्टल था जो कि बहुत ज्यादा था और लू फेंग कहता है मुझे इसको बियर करना होगा और मुझे कैसे भी करके इसको सहना होगा। गोल्डन हॉर्न बेस्ट बहुत ही जोर से चिल्लाता है। फिर हमें लू फेंग की ह्यूमन बॉडी को भी दिखाया जाता जो कि इस दर्द को सह नहीं पा रहा था और वो अपने घुटनों पे आ चुका होता और यहाँ पे वो अपने दांतों को पीस रहा होता और कहता है ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि उनकी एक ही सोल मौजूद है और यहाँ के मर्तबा भी गोल्डन हॉर्न बेस्ट को दर्द होगा तो यहाँ पे लू फेंग के ह्यूमन बॉडी और मोसा क्लैन को भी दर्द होगा, इसी के मर्तबा यहाँ पे उसको भी दर्द हो रहा। बात करें लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बेस्ट की और ह्यूमन बॉडी की तो उन सबके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। गोल्डन हॉर्न बेस्ट जितने दर्द को सह सकता है उतना दर्द लू फेंग की ह्यूमन बॉडी नहीं सह सकता है। यहाँ पे इसी कारण लू फेंग की ह्यूमन बॉडी की फिजिकल लेवल की पेन बहुत ज्यादा हो चुकी थी और यहाँ पे उसके सोल में भी आने लगती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या गोल्डन हॉर्न बेस्ट उस 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता या फिर वो भी इसमें फेल होने वाला। और लू फेंग इसके बाद आगे क्या करने वाला है जब लू फेंग के पास सारे क्रिस्टल खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।